वेलकम फ्रेंड्स। आज इस अगेन एक नए इम्पॉर्टेंट इवेंट के ऊपर हमारा एक वेबिनार जिसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं एक्सट्रैक्ट बेसिस पे दे रहा हूँ। इट वाज अ लाइव वेबिनार जिसकी एक रिकॉर्डेड वर्जन आप लोगों तक इस यूट्यूब चैनल पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वेबिनार हमारे अटेंड किए थे और हमारे वीडियोस देखे होंगे तो हमने एक सेइंग से स्टार्ट किया था कि गवर्नमेंट बिकम्स वीकर, बिजनेसेस बिकम स्ट्रॉन्गर। सो व्हाट आई मीन टू से देयर वाज गवर्नमेंट वीकर मतलब गवर्नमेंट जब हमसे इम्पोज्ड टैक्सेस, इम्पोज्ड कर्व्स, इम्पोज्ड कंप्लायंसेस पे छूट देती है तो ऑब्वियसली वो थोड़ी कमज़ोर ज़रूर होती है, मगर साथ में बिजनेसेस फ्लॉरिश करते हैं। क्राइसिस के टाइम में ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने एक अपने वेबिनार में इस बात पे चर्चा हमेशा करी थी पिछले कोविड सीज़न से कि गवर्नमेंट इस पूरे प्रोसेस में क्या करेगी और क्या क्या कर सकती है। जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे रूट्स एक्सप्लोर किए थे और आपको हर गवर्नमेंट के स्टेप्स को हम फॉलो करके उससे रिलेटेड और उससे बेनिफिशियरी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स या स्टॉक के बारे में टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। आज भी जो ये हम 30-45 मिनट्स का सेशन लेने जा रहे हैं दोस्तों, हम एक पर्पसफुल डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम 20 ट्रिलियन के इस पैकेज को जो सरकार इकोनॉमी के अंदर डालने वाली है या डाल रही है उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, उससे अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करेंगे सो दैट हमारी इन्वेस्टमेंट्स राइटली प्लेस्ड हो। ये बड़ी बात नहीं है कि हमारा इन्वेस्टमेंट्स को रोक लो, होल्ड कर लो। वो फियर और ग्रीड के मैनेजमेंट के बारे में तो हम आपको कई लेक्चर्स दे चुके हैं। एंड गुड फॉर अस कि हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी, हमारी इन्फिनिटी फिनसर्व के मेंबर्स समझने लगे हैं उस बात को कि हाँ, इस वक्त हमें पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, फियरफुल मोड में नहीं आना है। बट दूसरे साइड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम ये इंश्योर करें कि हम राइट बिजनेसेस में प्लेस्ड हैं, चाहे डायरेक्टली उसके स्टॉक खरीद के, चाहे खुद के वैसे बिजनेसेस करके जो बिजनेसेस इस वक्त फ्लॉरिश हो सकते हैं, और चाहे म्यूचुअल फंड के किसी ऐसे पोर्टफोलियो से जो हमें उस राइट बिजनेस के पाथ तक ले जाता हो। सो दिस इज़ द बेसिक पर्पस। आज का जो वेबिनार है बेसिकली ये विल राइटिंग के ऊपर था हमारा, लेकिन हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं क्योंकि आज फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक अनाउंसमेंट आया और जो कि ज़रूरी है टू डिस्कस अबाउट दैट इन अ शॉर्ट बेसिस। और साथ में हम आज विल राइटिंग का भी अपना सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। सो दोस्तों, प्राइमरी इस 10-15 मिनट्स पहले मैं आज के इस स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर अपना ये लेक्चर पहले लेके चलता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट इशू हम लोगों ने पहले कही थी कि हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट जब भी मनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो हेलीकॉप्टर से सबके घर नहीं बांटती है। हम गवर्नमेंट हमारे सिस्टम के इकोसिस्टम के अंदर वो मनी पुश करती है जो कि अल्टीमेट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है, बिजनेसेस को ज़्यादा रेवेन्यू कमाने में हेल्प कर सकता है, या नए बिजनेसेस को फ्लॉरिश करने में हेल्प कर सकता है। सो वो जो रूट होगा हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ कहाँ इन्फ्यूज़ होगा। सो सबसे पहले कि इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी कैसे। वो करेगी लोअर इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंड करेगी मार्केट से, वहाँ से मनी रेज करेगी। और जब भी वो ऐसा लोअर इंटरेस्ट रेट पे मार्केट से लेंड करेगी, बोरो करेगी, तो आप समझ लो जो पुराने गिल्ड फंड्स और भारत बॉन्ड फंड जैसे जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो आपको बहुत बेनिफिट करने लगेंगे, क्योंकि उन बॉन्ड्स की जो 7%, 8% पे ऑलरेडी प्री इशूड है 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए, उन बॉन्ड्स का आज वैल्यू बढ़ जाएगा अगर मार्केट में 5% का इंटरेस्ट रेट होगा। So when interest rate goes down, all these bonds becomes really traded at a higher price. So उसमें आपका गिल्ड फंड का हमने पोर्टफोलियो आप लोग को सजेस्ट किया था और भारत बॉन्ड फंड का करा था, जो नॉन इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंक एफडी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। सो दिस इज ऑलरेडी हमारा स्टेटस को मेंटेन्ड है, ये रिकमेंडेशन हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट और भी कई तरीके से अपने काम करेगी, इसकी चर्चाएं हमने पहले पिछले वेबिनार्स में की थी, तो मैं इसे रिपीट ना करके इन बातों को बस याद करता हूं और आपको दिखाता हूं कि हमने पिछले वेबिनार्स में जब आपसे कही थी तो फर्स्ट थिंग हमने कहा था सरकार अगर कुछ करेगी तो इम्पोर्ट बैलेंसेस कम करने की कोशिश करेगी, जो कि एक्चुअली इंडिकेटिव क्लियर कट सेल्फ रिलायंट प्रोसेस में मोदी जी ने कहा। सो अगर आप देखें तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा और ये उनका इंटेंशन है कि किसी तरह इंपोर्ट बैलेंस कम की जाए। सो दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कि हम सेल्फ रिलायंस की रोड पे जाएंगे
और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो गवर्नमेंट को लेना था और उन्होंने लिया। सेल्फ सफिशिएंसी हम लोगों ने पहले प्रिडिक्ट किया था। आप हमारे कोई भी पिछले वेबिनार्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा हम हमेशा इस पे एम्फसाइज कर रहे थे कि लेट्स यू हैव टू बिलीव इट कि आने वाले दिन में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जो भी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स या इंसेंटिव्स इशू करेगी वो हमें ट्रैक करना होगा और उसको फॉलो करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना उनका मेन जॉब है, तो ऑब्वियसली वो किसी भी एंगल से आए उस पर उनको ध्यान देना होगा। सो अल्टीमेटली हम आज की क्विक रिव्यू करें तो इस रिव्यू को हम अगर देखें तो आज इस रिव्यू में 20 ट्रिलियन पैकेज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन बनता है। सो बिफोर आई गो फॉर दिस विल राइटिंग सिस्टम और विल राइटिंग जो हमारा आज का सेशन है उस पर पहुंचने से पहले मैं ज़रा इस 20 ट्रिलियन पैकेज का एक क्विक रिव्यू कर लूँ। तो दोस्तों L4 इज़ समथिंग विच इज़ ये बेस है इस रिफॉर्म का कि कुछ भी रिफॉर्म्स आएगा, जैसे आज आपने देखा पार्ट 1, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। सो अलग अलग सेक्टर्स और एरियाज़ पे जब जब फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे वो बोलेंगी तो हम उसको ट्रैक करेंगे। आज का ये छोटा सा स्नैपशॉट हमने आपको जस्ट इशू कर रहा हूँ कि आज फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने इशू किया है उसमें क्या है इंक्लूडेड है, लेकिन जितने भी आएंगे आने वाले दिन में कंटेक्स्ट सबका एक ही होगा, L4 लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। सो ये 4 कंटेक्स्ट के अंदर ही वो सारी चीज़ें होंगी और जो इंडिया को सेल्फ रिलियंट रिवोल्यूशन की ओर आगे ले जाएगा। सो दोस्तों पहले एक बार क्विक समझें तो आज जो कुछ भी अनाउंस हुआ पहले उसमें MSME कवर्ड थे और MSME के लिए उन्होंने कुछ 6 स्टेप्स दिए। मैं उस डिटेल पे अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे उस पूरे स्टेप्स का एक अलग वीडियो हम रिलीज़ करेंगे, आप उसको कंसोलिडेटेड वे में अलग से देख पाएंगे। लेकिन आज इम्पॉर्टेंट ये है टू अंडरस्टैंड कि MSME में उन्होंने कई बड़े कदम उठाए, जैसे कि उसमें MSME का डेफिनेशन चेंज करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, और जो माइक्रो का जो बेसिक डेफिनेशन था उन्होंने काफ़ी अच्छे से और बहुत सावधानी से उसको डिफाइन किया। इसमें सर्विसेज सेक्टर को जोड़ के उन्होंने एक बहुत बड़ी कदम उठाई। सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। प्लस उन्होंने ये क्लियरली बोला कि देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ SMEs, चाहे वो स्ट्रेस्ड और NPA वाली SMEs हो या फिर जो अच्छा बिजनेस ऑलरेडी कर रही हैं वो वाली SMEs हो, सभी को उन्होंने एक बराबरी का दर्जा देते हुए फंड यूटिलाइजेशन का एक रूट उनके लिए खोला। एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो FOF के रूट से उन्होंने उसका भी एक बहुत अच्छा इक्विटी पार्टिसिपेशन रूट का आज एक आइडिया फ्लोट किया। दोस्तों अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की इंटेंशन इस बात से क्लियर होती है कि उन्होंने एंड पॉइंट तक भी आपको कहा कि मेला हो, एग्जीबिशन हो, फॉरेन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन हो, और इवन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे अमेजन हमें टक्कर ना दे पाए या उस तरह की ब्रांड के साथ हमारे compete कर पाए MSMEs, तो उनको उन्होंने प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी अपने NPCI प्लेटफॉर्म से देने का वादा किया। सो इन सब चीज़ों से जो उन्होंने बजटरी एलोकेशन MSME के लिए किया दैट वाज रियली कमेंडेबल एंड वी बिलीव दैट वो एक बहुत अच्छा काम करेगा। गवर्नमेंट के टेंडर्स में भी उन्होंने जो बहुत अच्छी एक डिफ्रेंसिएशन लाई कि ग्लोबल टेंडर जिससे छोटे वाले बेचारे MSEs पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, उन्होंने ग्लोबल टेंडर का डेफिनेशन 200 करोड़ के नीचे वालों के लिए हटा दिया। सो दोज आर द थिंग्स यू शुड रियली लुक एट। सो कौन बेनिफिशियरी होगा इससे और किसको ज़्यादा फायदा होगा, मैं एक बार आपको क्विक स्क्रीन लेके चलता हूँ। एक सेकेंड के लिए आप इसको, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस स्क्रीन पे जब हम आते हैं, देखिए ये हमारा एक बेसिक फंड सिलेक्शन टूल है जहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ कि कौन कौन से ऐसी एरियाज़ होंगे। तो मैं स्मॉल कैप पकड़ता हूँ, मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ आपके लिए से PSUs भी लेना पड़ेगा, हमें एनर्जी लेना होगा और PSUs। अगर हम इस पूरे सेक्टर्स पे आएँ तो जहाँ हमारे इस रीसेंट अनाउंसमेंट का एक्शन है वो देखिए कहाँ कहाँ है। एक मिनट मैं इसमें से फाइनेंशियल हटा दूँ। सो द फर्स्ट सेट ऑफ इस अनाउंसमेंट का जो MSME रिलेटेड अनाउंसमेंट है उससे हमारे आज के जो 4 एलोकेटेड स्कीम्स हैं जो हम आज ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, अपने हर कस्टमर्स को कह रहे हैं कि ये आपको ऐड करना है। पहले से जो हमारी पोर्टफोलियोज चल रही हैं बिल्कुल सही है, उसमें हमें कोई मेजर चेंज नहीं है। हम लोगों का सारा फोकस अब ये इस बात पे है कि जो इस अनाउंसमेंट के जो बेनिफिशियरीज हैं, अगर उस बिजनेस में हम नहीं डायरेक्टली रिलेटेड हैं या पार्टिसिपेटेड हैं तो ये जो लॉन्ग ग्रोथ आने वाली है उससे हम मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको जो चार्ट दिखाने जा रहा हूँ और एक क्विक ग्लिम्स दे रहा हूँ, बाकी मेरी टीम मेल करने जा रही है, सभी को वो लिस्ट घर घर मिल जाएगा। फिलहाल नंबर 1 स्कीम टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी,
इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में पक्का ऐड करेंगे। और ज़रा क्विकली आपको दिखाऊं तो इसमें हमारी रिकमेंडेशन क्यों जाती है। ये देखिए, फंड के पास कैश तो है ही है और उसके पास करीब 4-5% कैश भी अवेलेबल है, बट अभी फंड फ्लो अच्छी आएगी। बट यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें फाइनेंशियल जीरो है, एनर्जी, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एक बढ़िया एक्सपोजर है। लेकिन ध्यान रखिए इसमें हेल्थ केयर कम है। सो जो लोग फार्मा फंड में ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं उनके साथ ये सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट बहुत अच्छी बनती है। सो अगर आप सेक्टोरल थीम पे बिलीव करते हैं तो एक फार्मा का आपके पास सेक्टोरल अप्रोच, थ्योमेटिक अप्रोच होना चाहिए, एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, वो भी मैं दिखाऊंगा कौन कौन से, और एक ये वाला एरिया जिसमें इंफ्रा एंड एनर्जी है उसमें आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर आप 1 लाख लगा रहे हैं तो आपके ये 20-20 हज़ार के 4-5 कॉम्बिनेशंस बहुत मस्ट हैं, तभी फंड आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों इस वाले फंड में मैं फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि अकेले इसमें नहीं लगाना है, इसके साथ एक फार्मा का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है आपको। बट स्टिल अगर हम देखें तो यहाँ एनर्जी के लेवल पे क्या आपके पास नहीं है। इस फंड में रिलायंस इंडस्ट्री टॉप में है अभी का हीरो, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, श्री सीमेंट, आप सब देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है उसका, मार्केट में क्या तेजी है, इंद्रप्रस्थ गैस, यूपीएल, पावर ग्रिड, गुजरात गैस, दीपक नाइट्राइट, कोई भी ऐसी स्टॉक नहीं है जो आप अभी सोचे कि मेरे पोर्टफोलियो में हटाना हो। ये सब वन ऑफ द बेस्ट पिक है इस वक्त। तो दोस्तों ये एक मेरा पहला नाम याद कर लीजिए। वैसे आपको लिस्ट जैसा मैंने कहा फिर से सबको मेल जा रही है मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंटों को, बट एक मेरा पहला पिक टाटा रिसोर्स एनर्जी। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक जो मैं इस पूरे सेक्टर में ले रहा हूँ, एसबीआई स्मॉल कैप। अब एसबीआई स्मॉल कैप के साथ जरा हम इस पोर्टफोलियो को एक क्विक ग्लांस दें तो ये देखिए इस फंड के पास भी इंजीनियरिंग टॉप पिक, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल का इसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है और हमें ये देखना होगा कि इसमें जो बेसिक एक्सपोजर है, एक हॉकिंस कुकर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी जो वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग फर्म है, और आप लोग शायद जानते हो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जन्म दे सकती है। आपको टीवी बनाना है, आपको मोबाइल बनाना है, आपको कोई भी एक यूनिट बैठानी है मैन्युफैक्चरिंग की, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टार्ट टू एंड पूरी आपको वो चैनल देता है, सप्लाई चेन से लेके मैन्युफैक्चरिंग चेन तक। सो दैट इज़ फैंटास्टिक स्टॉक। इस वक्त वो ज़रूर अच्छा कर रही है और अच्छा करेगी। तो वो देखिए इनमें 4% का वेटेज है। इसी तरह छोटी छोटी कंपनियां देखिए, त्रिवेणी टर्बाइन, टिमकेन इंडिया, शीला फोम्स, स्टार सीमेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ये जो स्टॉक्स हैं ये यूनिक स्टॉक्स हैं जो इस पूरे अनाउंसमेंट के बिगर बेनिफिशियरीज हैं। सो वी हैव टू चेज देम। तो ये मेरा एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो ज़रूर होना चाहिए लोगों के पास। और हम आते हैं थर्ड, जो आज की हमारी थर्ड पिक है जो ऐड करा है हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में। जस्ट गो हेयर एंड यू विल सी व्हाट वी हैव एडेड। एसबीआई पीएसयू। जस्ट लुक एट दिस पीएसयू फंड। एज वी वर डिस्कसिंग कि गवर्नमेंट अगर अपने बजट्स को डालेगी तो 20 ट्रिलियन में से वो कम 5 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन डालेगी पीएसयू फंड्स में, क्योंकि वहीं उसके थ्रू वो, और पीएसयू कंपनीज में, जिसके थ्रू उसका दो काम होंगे। एक, उसकी खुद की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, अपनी खुद की कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, और साथ में उस पीएसयूज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के स्कोप्स बढ़ते हैं। तो सरकार उसका ज़रूर फ़ायदा लेगी और ये सारे पैकेज का एक मेजर पार्ट पीएसयूज को इन्फ्यूज़ किया जाएगा। और उसमें भी देखिए आप एसबीआई का पीएसयू फंड में एनर्जी टॉप पे है, और एनर्जी इस वक्त प्रायोरिटी है। अगर आपको अभी आगे के स्लाइड्स दिखाऊंगा तो समझ आएगा कि इस आज के पैकेज में एनर्जी पे कितना फोकस किया गया है। सो एनर्जी के साथ इसमें फाइनेंशियल्स भी हैं, कंस्ट्रक्शंस भी हैं, और अगर आप नाम देखें तो स्टेट बैंक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गार्डन रिच, कैनफिन, कोल इंडिया, आईआरसीटीसी, कंटेनर कॉरपोरेशन, गेल, पेट्रोनेट एलएनजी, कोई भी ऐसा स्टॉक अगेन नहीं है जिसे आप छोड़ सको। सो ये भी हमारा एक थर्ड बहुत अच्छा पिक है जिसको आपको ऐड करना ही अपने पोर्टफोलियो में। और दोस्तों जब मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ, 5,000 रुपये मिनिमम होते हैं एक फंड में पार्टिसिपेट करने को। सो डोंट रश फॉर इन्वेस्टिंग योर बिगर मनी। आप छोटा छोटा डालिए, लेकिन एलोकेट करके इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर बनाइए। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन और बोलूँगा कि जैसे हम लोग पूरे 1.5 महीना पिछले फियर के ऊपर बात करते रहे, आपके फियर को कंट्रोल करने के लिए हम अपने लेक्चर्स और अपने एजुकेटिव सीरीज आपको देते रहे, अब ये भी ज़रूरी है कि हम आपके ग्रीड्स को भी उसी तरह हैंडल करें। अदरवाइज जो गलतियां हम फियर इमोशंस में करते हैं वैसी गलती हम ग्रीड इमोशंस में भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ आपको बैलेंस मेंटेन करना है। दैट्स आवर जॉब। सो डोंट गेट ओवरबोर्ड।
थोड़ा समझ के देख के अपने पोर्टफोलियोज के साइज के हिसाब से चीज़ें ऐड करिए, और जो कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं मिनिमम 2 साल 1.5 साल का टेन्योर बना के ही ऐड करिए। सो एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड और फियरफुल, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ जाने पे घबराइए मत। सो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 100% बेनिफिशियरी होने वाले हैं इस पूरे स्टोरी में जो अभी इमर्ज हो रही है। नाउ इस पूरे लिस्ट के साथ अगर मैं देखूं तो ये हमारे इतने प्रोडक्ट्स हैं जो हमने आपको अभी रिलीज़ किए। अब मैं ले चलता हूं आपको थोड़ा दूसरी तरफ और कुछ और सेक्टर्स के बारे में, लेकिन वो अभी मैं दिखाऊंगा आफ्टर दिस एमएसएमई वाला एक सेक्शन और है। मैं अभी एक इंफ्रा की स्टोरी बताता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ देखिए जो इंफ्रा की स्टोरी है वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी हमारे पास है। तो इस थीम को जब हम ऐड करते हैं तो दो फंड तो हमने आपको उधर बताए, तीन, एस बी आई पी एस यू, एस बी आई का स्मॉल कैप, और आपको हमने एक दिया टाटा का एनर्जी फंड। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट इस अनाउंसमेंट से इसलिए रिलेटेड है कि जो कुछ भी गवर्नमेंट ये 20 ट्रिलियन का चेज करेगी, हमने आपको एक बात बताया था कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं बांटेगी, वो सिस्टम से बांटेगी। तो सिस्टम में उनके पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ आता है? जब वो एयरपोर्ट बनाएगी, सड़कें बनाएंगी, रोड्स बनाएंगी, तो गवर्नमेंट एक रोड आपके घर में चल रही है, आपके एरिया में एक रोड और बना देगी, एक फ्लाईओवर और ऐड कर देगी, छोटे शहरों में एयरपोर्ट बना देगी, कुछ भी करेगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को ज़रूर बढ़ावा देगी। तभी जाके एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और तभी हमारे सिस्टम में ये पैसा इस्तेमाल होएगा। सो वहाँ एच डी एफ सी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूर ऐड करिए। तो फोर्थ मेरा जो फंड है एच डी एफ सी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट्स सी द पोर्टफोलियो, इसको भी हम ज़रा एक बार एक नज़र डालते हैं और आपको क्विकली दिखाता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या है। या तो ये देखिए ये पोर्टफोलियो आपके सामने खुला है, एच डी एफ सी इंफ्रा, फाइनेंशियल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग। अगर आप देखें तो एल एन टी लार्जेस्ट एक्सपोजर, 9% की एक्सपोजर, और एल एन टी को कई फायदे हैं। पहला फायदा तो आप लोगों ने आज सुना होगा और हम आगे स्लाइड में दिखाएंगे कि कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने कहा कि 6 मंथ तक कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपकी अटकी है या आप पूरा नहीं कर पाए हैं तो कोई पेनल्टी आप पे, ये ब्लैक लिस्टिंग नहीं होगी। तो 6 महीना तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक एक गेस्टेशन मिल गया। सो अगर एल एन टी को 31 मार्च को किसी को डिलीवरी देनी थी, कोई मेट्रो स्टेशन बना रहे थे या कोई पुल बना रहे थे, और अगर वो इस कोविड में नहीं बना पाए तो उन पर कोई पेनल्टी और कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से ब्लैक लिस्टिंग नहीं होगी, उन्हें 6 महीने का टाइम मिलेगा। तो ऐसे में इट्स अ बिग रिलीफ टू द कंपनी। और भी इसके बारे में बेनिफिट्स क्या है मैं अगले स्लाइड्स में बताऊंगा, बट आप ध्यान रखिए एल एन टी हमारा एक फेवरेट स्टॉक है जो हमें मिल रहा है 9% वेटेज में। हमें सी ई एस सी मिल रहा है, जहां अभी इलेक्ट्रिक और पावर की बातें मैं करने वाला हूं। कोल इंडिया, एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, सारे स्टार कंपनीज हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे 20 ट्रिलियन के पैकेज के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। सो ये आपका फोर्थ एडिशन है जो यू मस्ट डू दैट इन योर टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ यू गो फॉर समथिंग जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया और कोटक के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन दो स्टॉक के बीच में आपको एक चुनना है, और दोनों मत चुनिएगा। अगर आप कोटक का इंफ्रा चुन रहे हैं तो फ्रैंकलिन छोड़ दीजिएगा, और फ्रैंकलिन चुन रहे हैं तो कोटक छोड़ दीजिएगा। लेकिन जिन लोगों को फ्रैंकलिन के नाम से थोड़ा बहुत कुछ लोग अभी घबराए हुए हैं, वैसे मैं उनको क्लैरिफाई करूं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की जो भी अभी रिसेंट एक्शन हुई थी, जो डेट के उनके साथ क्लोजर हुआ था, उससे उनका कोई भी ब्रांड नेम पे कोई खराबी नहीं जाती। फंड ऐसा ही था जैसे है, वो वैसे ही उनकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टीम इंटैक्ट है, सब कुछ अच्छी है। बस आपको अगर ब्रांड का थोड़ा इशू होता है तो कोई बात नहीं, आप कोटक इंफ्रा को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोटक इंफ्रा एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे जाएंगे तो ये देखिए इनका पोर्टफोलियो इस वक्त कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग फोकस्ड है। श्री सीमेंट 7%, श्री सीमेंट लगातार रनर है, टॉप चार्ट पे है पिछले कई दिनों से और आगे भी रहेगा। एल एन टी जो मैंने कहा ही मेरा फेवरेट है, सेकेंड अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो ये कोटक इंफ्रा और इकोनॉमिक रिफॉर्म तो आपका बेस्ट पिक होना ही होना है, इसको भी आप ऐड करेंगे। और लास्ट जो मैंने कहा कि आपके पास चॉइस है कि आप अगर फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया ऐड कर सकें तो ज़रूर ऐड करिए, और उसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि पोर्टफोलियो क्या है। तो ऑलमोस्ट कोटक के इंफ्रा के जैसा ही है, थीम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी इनकी पोर्टफोलियोज का थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे, और आपको मैं फाइनली बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं।
ये देखिए इसमें भी फाइनेंशियल एनर्जी कंस्ट्रक्शन है, बस वहाँ पे जो चीज़ टॉप पिक में थी वो यहाँ पे नहीं है। वहाँ श्री सीमेंट टॉप पिक थी, यहाँ भारती एयरटेल है, अल्ट्राटेक सीमेंट्स है। सो एक दोनों में बेसिक जो टॉप लाइन डिफरेंस है वो अंतर है। आप उसमें से अगर वो चुनते हैं, यह चुनते हैं, चॉइस एक लीजिएगा, बट वो आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करना है। तो दोस्तों इसके साथ वापस आता हूँ अपने इस प्रेजेंटेशन में। जो हमने फंड्स आपको अभी अभी रिकमेंड किए उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, हमारी टीम से बात करिए, अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उनको दिखाइए, साथ में बैलेंस बना करके हमें इंश्योर करना है कि मेरे पास फार्मा आ जाए, चाहे डायरेक्टली चाहे किसी भी मल्टी कैप के थ्रू। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के इस टॉप पिक जो मैंने अभी आपको दिखाया, कोटक इंफ्रा एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे फंड आ जाए, हमारे पास एमएसएमई या माइक्रो में कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएं, और इस तरह का पैकेट अगर हमारे पास तैयार हो गया तो फिर हमें खोने को कुछ नहीं है। दोस्तों फिर इस ईपीएफ के बारे में जो अनाउंसमेंट हुई उससे कोई खास डायरेक्टली मुझे कंपनी चेज करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आज के अनाउंसमेंट में ईपीएफ के तरफ भी उन्होंने थोड़ा सा 2% यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को छूट दी, जिससे मनी थोड़ी सिस्टम में ज़्यादा आ जाएगी, लोगों के पास इन्वेस्टेबल सरप्लस हो जाएगा। सैलरीड वालों को मैं कहूँगा कि आपके पास ये जो 2-3% की बचत हो रही है, आपका पीएफ कम कट रहा है, आप उसको एसआईपीज के थ्रू हमारे इस रिकमेंडेड फंड्स में ज़रूर यूज़ करिए। एनबीएफसी बिगेस्ट पिक था, और आज का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है जिससे मुझे बजाज फिनसर्व, कोटक सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक को चेज करना है। और दोस्तों उन स्टॉक को चेज करने के लिए मैंने पहले भी अपने वेबिनार्स में कहा था कि जब हमारे देश में सबसे सिंपल और स्टेबल बिजनेस जो चलने वाला है वो है ट्रेडिंग बिजनेस, जहाँ पे लोग चाहे ग्रीड में खरीदेंगे चाहे फियर में बेचेंगे, तो उनका जो धंधा है वो चलता रहेगा। सो जेएम फाइनेंशियल इस समय जिस तरह के रिपोर्ट कर रहा है अपने प्रॉफिट्स और सिस्टम, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट पिक फ्रॉम हेयर। सो वैसे स्टॉक के साथ अगर हम बंडल बनाना चाहें, किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहें, तो वहां पे हम आपको कुछ एक स्टॉक्स का दिखाते हैं म्यूचुअल फंड के से पोर्टफोलियो, जो मेरा फाइनल लास्ट एडिशन ऑफ द डे है। सो एक सेकेंड अगर आप मुझे यहाँ पे देंगे तो देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ ज़रा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के मेरे फंड्स पे, और जहाँ पे मैं आपको कुछ मज़ेदार पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, एक तो एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग के तो पोर्टफोलियोज रहेंगे ही, चाहे आप आदित्य बिरला मैन्युफैक्चरिंग पकड़ें, चाहे आप आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग पकड़ें, लेकिन मैं जो आपको पोर्टफोलियो दिखाने जा रहा हूँ इस वक्त बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में, आईसीआईसीआई का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड्स आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी पोर्टफोलियो में जाएंगे तो जो इस वक्त एनबीएफसी की स्टोरी है, अभी मैं पावर पॉइंट में आने वाला हूँ स्लाइड पे, लेकिन मैं पहले ही आपको ये शीट दिखा दे रहा हूँ ताकि जब आऊँ वापस तो आपको समझ आ जाए। यहाँ देखिए बैंक तो है ही टॉप में, लेकिन मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी होम लोन, बजाज फिनसर्व, एलआईसी हाउसिंग, मोतीलाल ओसवाल, महिंद्रा, ये एक ऐसी पिक है जो बिल्कुल आज के अनाउंसमेंट के अनुरूप है। तो दोस्तों इसलिए हमको इस एनबीएफसी की दो अनाउंसमेंट पे ध्यान देना होगा। पहला जो आप देख रहे हैं कि लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर एनी फर्दर फंड रेजिंग सरकार देने को तैयार हो गई है, बिना किसी रेटिंग के, कुछ भी हो, आपकी रेटिंग माइनस हो, नेगेटिव हो, डबल ए प्लस हो, आप बॉन्ड रेज करिए, हम बनेंगे गारंटर। सरकार ऐसा खुलेआम जो प्रस्ताव रखी है, बहुत ही मजेदार प्रस्ताव है दोस्तों। यानी एनबीएफसी को फंड रेजिंग के लिए अब किसी के बगले नहीं झांकनी पड़ेगी। आने वाले दिन में आपको दो अपॉर्चुनिटी आएगी। जो लोग बैंक एफडी के बदले में अच्छा बॉन्ड ढूंढ रहे हैं उनको इन एनबीएफसी के बड़े अच्छे अच्छे गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स मिलेंगे, जिसमें आपको हो सकता है कि 8 या 9% की यील्ड भी मिल जाए और आप बड़े आराम से उसमें इन्वेस्ट करें। तो वी विल वेट फॉर दैट। एंड सेकेंडली आपको इसी समय में इन कंपनी में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, जहां पे मैंने अभी लिस्ट आपको दिखाई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड्स के थ्रू। गवर्नमेंट की इस एनबीएफसी की सपोर्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि सरकार चाहती थी तो बैंक के थ्रू भी ये काम कर सकती थी, लेकिन एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी को जब वो फंडिंग सपोर्ट देती है, उनको गवर्नमेंट की ब्लाइंड गारंटी देती है फंड उठाने के लिए, तो ऐसे में आप समझिए कि रिटेल पब्लिक के पास जो पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड से पैसे जाएंगे वो ईजिली फ्लो करेंगे, तो इकोनॉमी को बहुत आराम से एक मनी का मूवमेंट मिलेगा, लोगों को बहुत हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों ये एक चैप्टर था एनबीएफसी का जो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने टच किया।
लास्टली उन्होंने डिस्कॉम के ऊपर जो बात की, डिस्कॉम आप लोग समझते होंगे जो बिजली पैदा करने वाली कंपनी है और इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में जो काम करती है, उनके लिए जो उन्होंने आज अनाउंस किया है पैकेज, हमारे अगले वेबिनार में आप फिर डिटेल में देखेंगे जिस पे हम एनर्जी बेस्ड डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इतना मोटा मोटी समझ जाइए कि पीएफसी एंड आरईसी ये दो हैं संस्था जिसके थ्रू वो सारे पैसे इन्फ्यूज करेगी, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। सो ये जो पहले दो बिग बेनिफिशियरी हैं मैंने आपको पिछले पोर्टफोलियो में दिखाया, और पीएफसी और आरएससी का जो वेटेज हमने आपको 2-3 म्यूचुअल फंड्स में दिखाई कि इतनी मजेदार है, जैसे कि कोटक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आप उसके थ्रू जो फायदा मिलने वाला है इन कंपनीज को, ये तो दो पिक स्टॉक है ही हैं। साथ में जो जो वो एनटीपीसी को फायदा होगा, सीईएससी को फायदा होगा, बिजली के डिपार्टमेंट में पावर ग्रिड को फायदा होगा। तो ये जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है, ह्यूज बजट है, 60-70 हज़ार करोड़ रुपया इस सिस्टम के लिए जब जाता है तो ये दोनों तरफ काम करता है। एक तरफ एनर्जी हमारी चीपर होती है, कस्टमर तक वो बेनिफिट एक्सटेंड होंगे तो कस्टमर के पास इन्फ्लेटरी एरिया में ईज आउट होगा, इन्फ्लेशन ईज आउट होगा, और फाइनली इन कंपनी का जो बरसों पुराना प्रॉब्लम था वो एक झटके में सरकार ने सॉल्व कर दी। इस समय जबकि हम क्राइसिस में हैं, जब अच्छे दिन थे तब भी इस पे कभी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया जा पाया। आज लकीली इस पूरे कहानी में इतना बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया, तो डिस्कॉम की जो बरसों की प्रॉब्लम थी वो एक बार में सॉल्व हो गई। सो दोस्तों फाइनली कंट्रैक्टर्स का जो मैंने आपको एलएनटी बताया था कि क्यों बेनिफिशियरी है, बीएचईएल वगैरह जैसे लोगों को क्यों फायदा है, गैमन इंडिया क्यों अच्छा कर सकती है, वो देखिए कंट्रैक्टर्स को उन्होंने दो बातें कह दी कि 6 महीने तक वो कंट्रैक्ट पूरा ना भी कर पाए किसी का, उनके ऊपर कोई पेनल्टी और चीजें लागू नहीं होगी, उनको रिलैक्सेशन मिल गया, तो एक तो उसको इत्मीनान हो गया। दूसरी बीजी जो बैंक गारंटी होती है, आप समझिए पॉइंट ए से बी प्रोजेक्ट का था, ए से बी बनाने में उनको 80-100 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट था। गवर्नमेंट में क्या रूल होता है या किसी भी प्रोजेक्ट में रूल होता है कि आपकी बैंक गारंटी 100 करोड़ की फंसी रहती है। आप अगर मान लो मार्च तक 90% काम पूरा कर दिए थे और आपका अभी 10% काम बच गया था और इधर लॉकडाउन हो गया, तो इस 10% के कारण आपका पूरा पेमेंट फंसा हुआ है। 90 करोड़ 100 करोड़ का बैंक गारंटी आपके बैंक में फंसा है, क्योंकि वो तभी रिलीज होता जब आप काम कंप्लीट करते। गवर्नमेंट ने आज एक अनाउंसमेंट कर दी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी बैंक गारंटी है, उस प्रोपोर्शन में जितना आपने प्रोजेक्ट पूरा किया उतना रिलीज हो जाएगा। यानी 80% प्रोजेक्ट पूरा किया तो 80 करोड़ की बैंक गारंटी आपकी रिलीज हो जाएगी। तो इससे बहुत बड़ा राहत हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां जो सैलरीज नहीं दे पा रही थी, अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल रही थी, जो कंट्रैक्टर कंपनीज थे, उन सबको अब ये नहीं करना पड़ेगा। उनका बैंक गारंटी रिलीज होगा तो उनके पास एक अपना खुद का फंड रिलीज हो जाएगा, जिससे वो नए प्रोजेक्ट्स भी कर पाएंगे और उनके सर्वाइवल में भी कोई अड़चन नहीं आएगी। सो दैट इज अ बिग बिग स्टेप आई बिलीव। इसीलिए मैं एलएनटी पे बहुत बुलिश हूँ, बीएचईएल पे बहुत बुलिश हूँ, और इसीलिए मैंने आपको वो एक दो प्रोडक्ट्स जो इंफ्रा के दिखाए जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप आएँ। फाइनली रियल स्टेट में जो डिस्प्यूट है लोगों का, लड़ाई झगड़े और लोग परेशान है, मेरा मकान दो, मेरा घर दो, मुझे डिलीवरी नहीं मिल रही, वहाँ उन्होंने इसे इवेंट ऑफ गॉड्स एक्ट करके कह के फोर्स मेजोर लागू कर दिया। यानी 6 महीने तक अब कोई भी रियल स्टेट का प्रोजेक्ट, कोई भी फ्लैट की डिलीवरी, किसी घर का प्रोजेक्ट आपका था नहीं मिल पाया है तो अब आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं। तो रियल स्टेट को ये बहुत बड़ी राहत मिली। बड़े बड़े बिल्डर्स जो परेशान थे, उनके ऊपर चिट्ठियां हो रही थी, लोग फोर्स कर रहे थे कि मेरा घर दो घर दो, तो वो 6 महीना तो उनको इत्मीनान हो गया। सो दैट हैज़ गिवन अ गुड कंफर्ट टू देम। डिस्प्यूट कम हुई, लोगों में एक राहत रहेगी। ऑब्वियसली कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो बिल्डर्स कंपनी है उनको एटलीस्ट आराम मिल गया कि इस कोविड के क्राइसिस से कम वो निश्चिंत रहेंगे कि चलो हमको इतना वक्त मिला। सो दोस्तों ये सब था आज का पूरा ये डिस्कशन। डायरेक्ट टैक्सेस पे भी कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट किए जिसको मैं यहाँ एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसे चेक करेंगे या हमारे अगले वेबिनार्स ऑफ डिटेल्ड डिस्कशन देखेंगे तो हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जो आज का मेरा सेशन है, जैसा मैंने कहा था कि हमारा मेन सेशन जिसके लिए ये पूरा हमने वेबिनार रचा है वो है इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विल की सर्विसेज। सो आज मैं ये आप लोग के सामने पेश करने वाला हूँ। दोस्तों जैसा हमने कहा आज का सेशन इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विल सर्विसेज पे है। तो मैं जब ये सेशन ले रहा हूँ तो आपको बता दूँ, हम रिटायरमेंट एडवाइजरी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं, हमारे पास इस चीज़ की लाइसेंस है, हम बेसिकली स्टेट प्लानिंग में भी काम करते हैं। सो दोस्तों ये लाइन के साथ इस सेशन को शुरू करना सही रहेगा। जो इसका बेसिक बेस है, जो हमारे इस पूरे डिस्कशन का आधार है, वो कहता है
लीव एन इनहेरिटेंस नॉट अ मेस। सो यही मेन मुद्दा है कि भैया कुछ नीचे जाने से पहले आराम से चीज़ें सही करके छोड़ के जाओ, मेस बना के मत जाओ। सो इसलिए इस विल सर्विस के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिए, समझिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। आई एम श्योर ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होने वाली है आपके लिए। सो दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक्स समझ लें विल से संबंधित। विल में क्या होता है कि जो आदमी विल लिख के डाई करता है उसे डाइड टेस्टेट कहते हैं। डाइड टेस्टेट मतलब एक व्यक्ति जिसने अपना विल छोड़ के जिसका डेथ हुआ है। ध्यान ये रखना है कि जब विल छोड़ के कोई जाता है तो उस विल में एक शब्द होता है एग्जीक्यूटर का। हर विल में एक एग्जीक्यूटर होता है। तो जो एग्जीक्यूटर होता है वो कोर्ट में जाएगा, जिस कोर्ट में विल की रजिस्ट्री हुई है, और जाके कहेगा सर प्लीज इस विल को प्रोबेट कर दीजिए। प्रोबेट का मतलब ये होता है कि जो विल को आपने बनाया था, एग्जीक्यूटर उसको बोलता है कि सर मैं इसे एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं, प्लीज आप कंफर्म करिए कि आपके यहाँ रजिस्टर्ड था। कोर्ट जब उस पर मुहर लगाती है उसे प्रोबेट कहते हैं। प्रोबेट विल को फिर चैलेंज नहीं मिलता। लेकिन विदाउट प्रोबेट अगर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है विल तो 12 साल तक चांसेस रहते हैं कि कोई उस पर आपको डिबेट में ले आए या कंट्रोवर्सी में ले आए। सो इसलिए ये जरूरी होता है कि जब भी कोई आदमी छोड़ के जाता है विल तो एग्जीक्यूटर उसे पहले प्रोबेट कराता है। दूसरी इंफॉर्मेशन जरूरी है समझने के लिए कि जो आदमी बिना विल बनाए डेथ कर जाता है उसे हम डाइड इंटेस्टेट कहते हैं, और वैसे व्यक्ति को उसकी फैमिली को सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना पड़ता है। और जब आप सक्सेशन सर्टिफिकेट पे काम करते हैं तो वो 12 साल तक चैलेंजेबल रहता है और ये बात कभी भी डिस्प्यूटेबल होती है। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम विल के थ्रू अगर इनहेरिट करते हैं तो सेफ है, लेकिन अगर हम सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू करते हैं तो भी ठीक है। भगवान करे किसी की जिंदगी में ऐसी चीज़ ना आए, लेकिन आपको सेफ्टी लेनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति इंटरस्टेट डेथ होती है यानी बिना विल के उसका डेथ होता है तो क्रेडिटर्स उसके कभी भी कोर्ट में जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट को चैलेंज कर सकते हैं और उसमें अपना हिस्सा भी मांग सकते हैं। सो दोस्तों, वो हिस्सा ना मांगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मांग सकते हैं कि ये विल मैं देखूंगा, इसके धन का फ्लो मैं देखूंगा, मैं पहले अपना पैसा निकाल लूंगा तब छोड़ूंगा। तो इस तरह की बातों को चैलेंज करने वाले लोग कभी भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विल बनाओ और उसको प्रोबेट करो। सो दोस्तों, आज जो विल की जो सर्विसेज से रिलेटेड पॉइंट हो सकती हैं वो मैं पहले आपको लिखता हूं। ज़रूरी नहीं है इन्फिनिटी फिनसर्व ये सारे सर्विसेज आपको देता हो, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि विल के केस में कौन कौन सी सर्विसेज शामिल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विल की ड्राफ्टिंग। सो दैट इज इंपॉर्टेंट सर्विस। तो कोई भी व्यक्ति जिससे आप विल सर्विस ले रहे हो वो आपको ड्राफ्टिंग का एक सपोर्ट देगा, फिर आपको विल की सेफ कीपिंग इसकी भी सर्विस देगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जो मार्केट में अवेलेबल है। सेफ कीपिंग का मतलब है अगर आपने विल बनाया, सब कुछ अच्छे से लिखा, मगर किसी हालत में मान लो और किसी सिचुएशन में चूहे काट गए, आपके तेल गिर गया, पानी गिर गया, प्रिंट उड़ गया, प्रिंट ही खत्म हो गया, और जब एक्चुअली बेचारा आपका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को आपके इनहेरिट जो लोग हैं वो जो पढ़ते हैं उसको विल, वो पढ़ ही नहीं पा रहे, की पॉइंट्स धुंधली हो गई, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए विल का हमेशा ड्राफ्ट को सेफ कीपिंग किया जाता है, और सेफ कीपिंग करने के लिए अलग अलग एजेंसीज हैं जो इसे सावधानी से रखती हैं और आपसे सालाना कुछ चार्ज लेती हैं। विल एग्जीक्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मैंने देखा है और हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, लोग एग्जीक्यूटर अपने भाई, चाचा, ताऊ, रिश्तेदारों को बनाते हैं, और 90% 80% केस में तो एग्जीक्यूटर कभी कभी विल वाले से पहले गुजर लेता है। तो जिसको आपने एग्जीक्यूटर बनाया वही अवेलेबल नहीं है तो कौन पढ़ेगा विल और कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो एग्जीक्यूशन सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोफेशनल कंपनी से होनी चाहिए, जहां पे व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था इन्वॉल्व हो। सो एग्जीक्यूशन फॉर एग्जांपल हमारे केस में अगर आपने इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड को एग्जीक्यूटर बनाया और बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखा है कि मैं और मोहित गुप्ता इसके एग्जीक्यूटर हो सकते हैं, या जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो एग्जीक्यूटर होगा, तो ये जिंदगी भर मेरे बाद मेरे दूसरे लोग जो भी इस कंपनी के होंगे वो लोग इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको हमेशा एग्जीक्यूशन ध्यान से देनी चाहिए किसको दोगे। विल का एडमिनिस्ट्रेटर भी एक होता है जो विल को एडमिनिस्टर करता है। ये उस सूरत में काम आता है जब विल एग्जीक्यूट नहीं होती, बस उसे एडमिनिस्टर किया जाता है, विल किसी को पास नहीं की जाती है। ये एक अलग टाइप ऑफ सर्विसेज हैं, इसके बारे में भी काफ़ी दुनिया में मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं। विल की रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
आपने विल बनाई जब आपके बच्चे 6 साल के थे, फिर आपके बच्चे 21 साल के हो गए तो विल चेंज होगा, क्योंकि जब 6 साल के बच्चे थे तो आपके विल में लिखा होगा कि मेरे और पत्नी दोनों की मौत हो जाएगी, तो मेरे बच्चे किसके घर रहेंगे, उनकी एसेट्स का कौन गार्जियन बनेगा, कौन उनके खर्चे देगा। तो इसलिए रिव्यू कब होगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो अब वो विल वैलिड नहीं रही। फिर आपके कभी कभी जिंदगी में आप विल लिख देते हो बेटी बेटा में बराबर, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप बेटी को एक 50 लाख 1 करोड़ का गिफ्ट दे देते हो घर खरीदने का, आप सोचते हो चलो जो बचा है वो बेटे को दे दूं, तो आपको विल चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, वरना वो अनजस्टिफाइड विल हो जाएगी। सो विल की रिव्यू पीरियोडिक होनी चाहिए, और वो भी एक इंपॉर्टेंट सर्विस है। एंड फाइनली विल का प्रोबेट, जो मैंने आपको कहा कि एग्जीक्यूटर जो होता है वो विल को प्रोबेट करेगा, ये आपको तय करना पड़ता है कि ये प्रोबेट सर्विस जिस एग्जीक्यूटर को बना रहा हूं वो प्रोबेट करेगा कि नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी मिस्टर अनिल को एग्जीक्यूटर बना दी, अब मिस्टर अनिल के जब वक्त आया विल एग्जीक्यूट करने की और प्रोबेट करने की, वो लंदन में बैठे हैं, पूरी फैमिली इंडिया में बैठी है, वो प्रोबेट ही नहीं कर पा रही, क्योंकि प्रोबेट में मिस्टर अनिल को प्रेजेंट होना है कोर्ट में, और वो कह रहे हैं अरे यार देख लूंगा, अभी नहीं आ पाऊंगा, मुझे 2 लाख रुपए दोगे तो आऊंगा। तो अब तो फंस गए आपके बेचारे जो फैमिली है जिसके लिए आप सब विल छोड़ के गए, वो इस प्रोबेट के कारण, एग्जीक्यूशन फेलियर के कारण फंस गए। सो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए आदमी इन पूरे सर्विसेज को ध्यान से अडॉप्ट करता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, हमारी ये विल सर्विसेज कैसे चलती है जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले हम विल ड्राफ्टिंग करते हैं, जी हाँ, 7,500 रुपया हम लेते हैं विल ड्राफ्टिंग का, 7,500 विल ड्राफ्टिंग का, इंक्लूडिंग योर काउंसलिंग सेशंस, फैमिली के साथ बैठना, आपकी सारी बातें सुनना, आपको सजेशन देना और एक राइट विल ड्राफ्ट करना प्रोफेशनल। सेफ कीपिंग का काम हम नहीं करते क्योंकि हम प्रोफेशनली, हमारे पास सेफ कीपिंग ऑप्शंस नहीं है, लेकिन हम आपको हेल्प करते हैं किस जगह पे रखना चाहिए। जो प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, एनएसडीएल और नेट मैजिक जैसे 3-4 कंपनियां हैं जो बेसिकली आपके विल को सेफगार्ड करने की गारंटी देती है। आपको एक विल कार्ड मिलता है और वो सालाना 250-300 टाइप के रेंज में आपको फीस देनी पड़ती है। नाउ विल एग्जीक्यूशन, यस, इन्फिनिटी फिनसर्व विल एग्जीक्यूशन की भी सेवा आपको देता है, और जहां पे हम 2,500 लेते हैं आपसे एग्जीक्यूटर बनने का, और साथ में क्लियरली आपके विल के नीचे कंटेंट में लिखा रहता है कि कभी भी जब भी विल एग्जीक्यूशन होगा हम आपके हायर से, आपकी फैमिली मेंबर से पैसा नहीं लेंगे। तो ये 2,500 हम आपसे एडवांस में ले लेते हैं, जिसे हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में रख देते हैं, ताकि जब मुझे एग्जीक्यूशन करना पड़े और जिस दिन मुझे जाना पड़े तो मेरे लिए ये पैसे काम आएंगे, मेरे उस ऑफिसर के लिए जो वहां पे विजिट करेगा। सो एग्जीक्यूशन का हम एडवांस मनी आपसे लेते हैं 250, और उसको प्रोबेट करने के लिए 2,500 और ले लेते हैं, सॉरी 250 नहीं 2,500। सो 2,500 और 2,500 यानी 5,000 रुपए हम आपके विल के एग्जीक्यूशन और प्रोबेट का एडवांस रख लेते हैं, जो हमारे पास सेफ डिपॉजिट में रखी रहती है। और दोस्तों फिर हम विल के रिव्यू एनी टाइम जब आप मुझे रिव्यू के लिए बुलाते हैं, 7,500 के अलावा हम एवरी रिव्यू का 2,500 रुपये यानी 2,500 एवरी विल रिव्यू लेते हैं। स्टेशनरी, कोर्ट एंड स्टैम्प ड्यूटीज एज एक्चुअल। सो दीज आर द सर्विसेज जो इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड विल सर्विसेज में आप तक पहुंचती है। दोस्तों अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें तो एक विल की जो राइटिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए, उसका कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन भी आपको लेके मैं चलता हूं। जब भी हम विल लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले उस पर जो नजर रखी जाती है, जो उसका बेसिक फ्रेम होता है, वो होता है कि व्हाट इज टू बी डन, हमें करना क्या है, यानी जो विल लिख रहा है उसे क्या करना चाहता है, हमें वो उतारना पड़ता है लैंग्वेज में। दूसरी ओर टू whom what is to be given and what can include the directions, how some things have to be done, how certain persons like young children or aged parents or challenged or differently abled individuals should be look after। ये सब बातों का जो क्लैरिटी होता है विल में, that makes a will content। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफेशनली इन चीजों को डिस्कस करेंगे, हम उसे अपने प्रोफेशनल राइटिंग में लेके आते हैं आप तक, जब वो फाइनल विल का ड्राफ्ट प्रेजेंट करते हैं तो इसमें ये सब चीजों को ध्यान रखा जाता है। और दोस्तों विल लिखते समय कोई भी डबल मीनिंग स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो कंफ्यूजिंग है, हम उसमें इलिमिनेट करते हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है विल की। आप लिखने में कुछ भी लिख दो, लेकिन जब वो विल पढ़ी गई तो इंटरप्रेट करते समय हो सकता है एक आदमी इंटरप्रेट कर रहा है कि आप कहना चाहते हो नॉर्थ जाओ, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये विल तो कहता है राइट साउथ जाओ। तो अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो विल डिस्प्यूटेबल विल हो जाती है। So you have to be very careful and very clear in terms of writing what you want to be done।
तो इसीलिए विल में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है दोस्तों, और यही हम लोग की पढ़ाई है, यही हमारा एजुकेशन है, जिसे हम स्टेट प्लानिंग कहते हैं। प्रोफेशनल विल ड्राफ्टिंग सर्विस जब इन्फिनिटी फिनसर्व आपको देता है तो वी इंश्योर दैट all your wishes are put into legal form. And how we ensure that? Let's see these small points. First of all, we make sure that who will deal with your state, हम उससे वहां से शुरू होते हैं। आपका एग्जीक्यूटर हम बनेंगे, कोई और बनेगा, जो भी बनेगा उसकी क्लैरिटी से क्या फीस होगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उसका एक पैराग्राफ लिखा होता है। सेकेंडली हम देखते हैं हु विल लुक आफ्टर एनी चिल्ड्रन, जो अगर कोई ऐसा है जो विल बना रहा है जिसके बच्चे माइनर हैं, तो उस केस में हमें ये वाली लाइन ऐड करनी पड़ती है। और दोस्तों ज़्यादातर लोग सोचते हैं हम 50s के हो जाएंगे, 60s के हो जाएंगे तो विल बनाएंगे, ऐसा नहीं है। जब भी आपकी अर्निंग शुरू होती है, जब पहली कमाई आपके जेब में आती है, तभी आप विल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको हमेशा बता के जाना होता है, और ये बता के रखने से कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है, उसका कहीं भी डेट ऑफ बर्थ तो होता है, डेट ऑफ डेथ किसी का नहीं लिखा होता। सो अगर आप हस्बैंड वाइफ कोई भी एक साथ गुजर गया तो बच्चे अगर माइनर हैं तो बहुत बड़े डिलेमा में फंस जाएंगे। सो दोस्तों ये बहुत क्लियर है कि आप अपनी विल हमेशा लिखें, हर स्टेज ऑफ लाइफ पे लिखें। बच्चे माइनर हैं तब भी लिखें, और क्लैरिटी से लिखें कि वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। अदरवाइज किसी ने आपके बच्चों को पाला और जब बच्चे 18th के हुए और उनको आपकी विल के हिसाब से या आपकी सक्सेशन के हिसाब से जब जमीन जायदाद मिली, तो जिसने पाला वो कहेगा कि मैंने तुम्हें इतने रुपए खिलाए थे, इतने तेरी फीस दी थी, और इतना करने पे तेरा 50 लाख रुपया कटता है बेटा। तो वो तो बच्चा बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली उसकी ज़िंदगी मेस हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा आपको क्लैरिटी रखना है कि वेदर यू आर हैविंग स्मॉल चिल्ड्रन और आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है, कोई भी स्टेज हो, विल तो आपको बनाना ही है। सो वेदर टू लीव एनी कैश सम लिगेसीज, किसी को गिफ्ट देके जाना है, किसी के लिए छोड़ के जाना है, कोई किसी को अनाथाश्रम में देना है, ये सब बातों का क्लैरिटी से विल में हम जिक्र करते हैं। हम साथ में आप किसी को राइट ऑफ ऑक्यूपेशन देना चाहते हो अपनी प्रॉपर्टी में, वो क्लैरिटी चाहिए। आपको किसी भी अपने मकान के साथ कैसे डील करना है, आपको अपने जो स्पेशल बिलोंगिंग्स होते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, आपकी पेंटिंग, घड़ी, चीज़ें, उसका आपका क्या रिलेशन है, किसको वो देना चाहते हो। फ्यूनरल में कैसा चाहते हो, आप चाहते हो मुझे इलेक्ट्रिक में बर्न किया जाए, या मेरे साथ ये हो या मेरे साथ वो ना हो, आपकी जो भी चॉइसेस हैं, फ्यूनरल चॉइसेस भी विल में लोग लिखते हैं। सो ये सब चीज़ें विल के पार्ट बनते हैं दोस्तों, और तब इन्फिनिटी फिनसर्व आपका एक लीगल ड्राफ्टिंग करके आपको देता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्टेट प्लानिंग, ऑब्वियसली स्टेट प्लानिंग सर्विसेज का कुछ मेजर चीज जो मैंने पहले ही बताया था। स्टार्ट ऐसे होता है कि हम आपके साथ सबसे पहले जब आप हमें ऑर्डर देते हैं, हमसे बात करते हैं, हम फेस टू फेस मीटिंग करेंगे। पूरी फैमिली या जो भी लोग विल के पार्ट और इन्वॉल्व हैं, जिनको आप बताना चाहते हैं, अपनी खासकर ज़्यादातर लोग अपनी स्पाउस के साथ बैठते हैं, तो जब भी आप बैठेंगे हम इसको कैप्चर करते हैं। इस डिस्कशन तक हम कोई चार्ज और मनी नहीं लेते। जब हम आपकी डिस्कशन करके फाइनल ड्राफ्ट रेडी करते हैं तो हम आपसे 7,500 का फीस चार्ज करते हैं, और तब आपको विल ड्राफ्ट प्रेजेंट होती है जिस पे डिबेट होगी, फाइनल एडिटिंग होगी, और उसके बाद कोर्ट में रजिस्ट्री के लिए हम साथ जाते हैं। रजिस्ट्री हो जाने के बाद उस विल का फिर अब सेफ कीपिंग का हम ख्याल करते हैं, और आपको जो भी बेस्ट सजेशन होता है वो देते हैं। उसके बाद हम 5,000 रुपये, जैसे मैंने कहा, ये एडिशनल चार्ज हम आपसे फी चार्ज करते हैं फॉर योर प्रोबेट एंड एग्जीक्यूशन बोथ। सो दैट इज समथिंग विच वी डू। और फाइनली दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एज एक्चुअल विच रेंज फ्रॉम 7,000 to 15,000, वो जो लगता है इसमें हमारा जो भी उस समय एज एक्चुअल कोर्ट फीस है या चार्जेस हैं, वो आपके ऊपर हम लागू करते हैं। सो इस पूरे सेशन में अगर हम देखें तो यस, अब हमारा जो फाइनल कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है, और वो जो फैक्ट्स है अगर देखें तो मोर देन 1 लाख पीपल एवरी ईयर हैव देयर bereavement. Bereavement means, as you know, the state of having lost a relative or a close friend because they have died, उस स्टेज को bereavement स्टेज कहते हैं। तो दोस्तों more than 1 लाख पीपल, ये फैक्ट है, ये रिपोर्ट्स में छपती हैं कि वो आज भी डिस्प्यूट में हैं, और कोर्ट में ऐसे बैटल्स चल रहे हैं जिसमें उनके लव्ड वन को अभी तक नहीं मिल पाया उनका चीज़। बहुत केसेस हैं। हमें लगता है कि कुछ भी नहीं होगा यार, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो, विल की क्या ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं होता। देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होने से ज़िंदगियाँ सभी तबाह हो जाती हैं। और दोस्तों एक सर्वे और ये कहता है
कि ऑलमोस्ट एवरीवन मेक्स द रॉन्ग एजम्पशन कि विल बनाने से किसका फ़ायदा है। अरे छोड़ो, नहीं मेरे बाद तो मेरे बच्चों में ही जाना है, कौन लड़ेगा, अरे छोड़ो सब कुछ तो मेरी पत्नी का ही है, क्या होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। गलती से भी अगर कभी आपने ऐसा सोचा और अगर विल नहीं बनी है और आप सोच रहे थे कि सब कुछ ऑटोमेटिकली मेरी पत्नी का हो जाएगा या पत्नी सोच रही मेरे पति का हो जाएगा, तो जी नहीं, चैलेंज हो सकता है। एंड हु नोज कौन कहां से कैसे प्रकट हो। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कीप योर विल वेरी वेरी क्लियर। एंड मैरिड कपल्स generally they have to ensure guaranteed inheritance of their entire estate from each other। विल की ड्राफ्टिंग बड़ी सावधानी से करनी होती है, जहां पे ये लिखा होना चाहिए कि मेरे बाद मेरी पत्नी का, और पत्नी पहले गई तो मेरा, और फाइनली वो बच्चों में कैसे बंटना है या रिलेटिव्स में कैसे बंटना है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये सब बातों को हम लोग फाइनली ठीक से जब अरेंज करते हैं तो ये फैक्ट्स बहुत काम देती है, और इस फैक्ट्स के बेसिस पे द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट प्रिपेयरिंग अ विल आर वेरी डैमेजिंग, ऐसा आराम से आपको समझ आ रहा होगा अभी तक। सो दोस्तों, फाइनल पॉइंट्स रिलेटेड टू विल राइटिंग क्या क्या है, जरा उसको ध्यान देखें। तो विल राइटिंग से आपको फायदा क्या होता है, पहले तो वो समझ ही लिया आपने। पीस ऑफ माइंड मिलता है कि चलो मेरा एक एग्जीक्यूटर है, आपको फ्यूनरल विशेस पूरी हो जाती है, आप एक गार्जियन अपॉइंट कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, अगर आप अभी माइनर बच्चों के पेरेंट्स हैं, आप डिसाइड कर सकते हो कि किसको क्या मिले, आप फ्रेंड्स, चैरिटी वगैरह की डिटेल्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, और फाइनली डिस्प्यूट से तो अपने परिवार को आप बचा ही दोगे। और जो भी बेसिक चीज़ें हैं, टैक्सेशंस वगैरह का भी डिफरेंस हम आपको अगले सेशन में दिखाएंगे कि सक्सेशन और विल में जो इनहेरिटेंस होती है उसमें टैक्सेशन का क्या डिफरेंसेस आता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सावधानी बरतनी होगी, ये हमारे स्लाइड के एंड पे आते आते आपको ज़रूर ये शेयर करूँ। जो सावधानी की ज़रूरत है वो ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एसेट्स विद सिंगल होल्डिंग और जॉइंट होल्डिंग, इसकी बहुत क्लैरिटी से मतलब केयरफुली हैंडल करना होता है। आपने एक एसेट होल्ड कर रखा है जिसमें ए आप हैं और बी कोई और है, तो ऑब्वियसली आपकी डेथ के बाद ये बी का होने वाला है, और आपने विल में उठा के इस वाली प्रॉपर्टी को सी के नाम में डिक्लेयर कर दिया, तो पोस्ट डेथ आपके जब विल बनेगी तो वो डिस्प्यूटेबल आ जाएगा, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी हो गई। ऑटोमेटिकली बाय द एप्लीकेशन फॉर्मेट ये बी का होने वाला था, आपने विल में इसको सी को लिख दिया, और इसकी अगर क्लैरिटी नहीं लिखी आपने तो ये डिस्प्यूट हो जाएगा। सो इसलिए ये ध्यान देना होता है। दूसरी ओर, आपका एसेट ऑलरेडी अगर नॉमिनेटेड एसेट्स हैं और उसमें आपने उठा के किसी को विल में दूसरे को दे दिया, तो नॉमिनेशन और विल दोनों में अगर सेम जिक्र नहीं है तो उसकी क्लैरिटी दे दीजिए, अदरवाइज ये बिग बिग डिफरेंस हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ भी मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को देखा है जो म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास आते हैं, एक फंड में ए को बना देते हैं नॉमिनी, दूसरे में बी को बना देते हैं। अब होता क्या है, ये फंड अच्छा चल गया, मार्केट ऊपर चली गई, तो ए तो बन गया 80 लाख और बी वाले बेचारे का रह गया 8 लाख। सो जब ये डिस्प्यूट तब होता है जब आपका विल कहता है 50-50, और विल में तो आपने लिखा है कि आधा आधा दोनों बच्चों पे, और नॉमिनेशन के हिसाब से एक बेटे को 80 लाख मिल रहा है और एक को 8, तो ये पूरी डिस्प्यूट पैदा हो जाती है और विल अटक जाता है। तो आपको ये बात करनी चाहिए कि जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी जो भी फॉर्मेट आपने विल की सोची है उसी हिसाब से नॉमिनी करिए। यानी अगर आपने 50-50 विल बनाया है तो नॉमिनी भी 50A एंड 50B, यानी मल्टीपल नॉमिनी करिए एक ही प्रोडक्ट में। नाउ इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें और गड़बड़ करती हैं, जैसे कि ये वाली एक बात है जहां मैंने कही कि लोग जनरली गर्ल चाइल्ड को शादी में कुछ दे देते हैं या फिर उसके घर वगैरह में हेल्प कर देते हैं और सोचते हैं कि वो बेटे को जो मिल जाएगा, बेटी मेरी नहीं आएगी उससे डिस्प्यूट पैदा करने। लेकिन अगर उस चीज़ का विल में क्लैरिटी से नहीं जिक्र होगा और आप जब विल को किसी को ऑर्डिनरली जिसको जाना था उसका अगर जिक्र ठीक से नहीं करेंगे तो ये विल डिस्प्यूटेबल हो जाएगी। आपको इसलिए विल में केयरफुली उसका जिक्र करना पड़ेगा कि मैंने इस बच्चे को ये ऑलरेडी गिफ्ट कर दिया है, इसीलिए विल में मैं इसको दे रहा हूं, ताकि ऑर्डिनरली जो डिफरेंशिएशन है वो कोर्ट उसको एडजस्ट कर सके। मल्टीपल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। लोग मल्टीपल जगह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, कई ईमेल रखते हैं। कुछ लोगों को आदत होता है एक जीमेल यहाँ बना दी, एक जीमेल वहाँ बना दी, और फाइनली क्या होता है उनके पासवर्ड्स मल्टीपल जगह होते हैं। किसी में वो न एक एजेंट आके इंश्योरेंस कर गया, एक एजेंट के पास उनका एफडी चल रहा है।
सो फाइनली उस फैमिली को बहुत मुश्किल होता है सबको कंसोलिडेट करना. सो व्हाट वी कॉल इज कैश, कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट. आज इन्फिनिटी के पास उनका मोबाइल ऐप है और हमारा वेबसाइट है. आप दोनों में देखेंगे आपकी पोर्टफोलियो रिपोर्ट आती है. यहाँ भी हमारे 70% कस्टमर्स सिर्फ म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट यहाँ देखते हैं. मैं हमेशा उनसे कहता हूँ अपने घर की जितनी भी फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड है, जो भी प्रीशियस आइटम्स हैं, उसको ऐड कर लीजिए मैनुअली इन योर मोबाइल एंड इन योर वेबसाइट, सो दैट आपका एक क्लिक पे टोटल नेटवर्थ दिखाई दे और आप बड़े आराम से अपनी इस पूरे चीज को अपनी फैमिली कभी भी एक्सेस कर सके. सो दैट इज द फीचर अवेलेबल फॉर फ्री ऑल इन्फिनिटी फिनसर्व क्लाइंट्स. फ्रेंड्स, आप उसका फायदा उठाइए, हमारे रिलेशनशिप मैनेजर से पूछिए और अपने ऐप में अपने हर उन चीज़ों को ऐड करिए जो आपने अभी तक ऐड नहीं की है. दोस्तों, इम्प्रॉपर इंश्योरेंस नॉमिनी भी एक प्रॉब्लम है. लोग इंश्योरेंस में नॉमिनी, जैसे शादी नहीं हुई थी उस समय अपनी मम्मी को, बहन को, भाई को नॉमिनी बना देते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी फैमिली में, स्पाउस जिसके लिए उसने कमाया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके डेथ के बाद उसको पूछा जाए, उसके पास धन हो जिसके लिए उसको इंश्योरेंस में नॉमिनी चेंज करना चाहिए. मगर वो छोड़ देता है, बाद में डेथ हो जाता है कभी, और उस औरत को अगर कुछ नहीं मिलता या उस मेल को नहीं मिलता तो और चला जाता है कहीं और, जो पहले कभी उसने जवानी के टाइम में किसी को डाला था, तो वो डिस्प्यूटेबल आ जाता है. सो इंश्योरेंस नॉमिनी भी देखना होगा आपको कि आप किसके लिए इंश्योरेंस कर रहे हो, कौन आपका मेंबर है जिसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो राइटली प्लेस्ड होना चाहिए. दिस इज अगेन अ बिग थिंग, डिवाइडिंग अ स्मॉल और बिल्ट अप फ्लैट और हाउस. विल में क्या होता है, बहुत सारे लोगों, हजारों केसेस मेरे पास आ जाते हैं जो मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, कि दोस्तों लोगों का डिस्प्यूट ये होता है कि वो 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, लिख दिया 50-50. सोचिए, अगर हमारे बाद मेरे बच्चों में एक 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट डिवाइड होना हो, एक बच्चा लखनऊ में रहता है, एक बच्चा कैलिफोर्निया में रहता है. जो लखनऊ में रहता है वो कहेगा कि भैया मैं तो यहीं रहता हूँ. कैलिफोर्निया वाला बोलेगा यार मेरे को क्या मिला फिर पिताजी का, मैं तो जिंदगी भर कैलिफोर्निया में रह जाऊंगा, ये घर तो तू अकेला अवेल करेगा, तू मेरे को इसका 50% पैसा दे दे. अब वो लखनऊ वाला बच्चा बोलेगा मेरे पास पैसा रहेगा तब तो दूंगा, तेरे को रहना है तो रहो, पापा ने तो दोनों को आधा आधा छोड़ा है, आके रह लो, मैंने कब मना किया है, लेकिन मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा. अब उधर से वो कुड़कुड़ करता रहेगा, वो फिर डिस्प्यूट कर देगा, वो बोलेगा मुझे रेंट दो, या फिर बोलेगा इसको बेचो घर को. जो छोटा वाला बच्चा बोलेगा मैं क्यों बेचूं, मुझे इसी घर में रहना है, तुम्हें आना है तो आओ. तो ये सब डिस्प्यूट आपके एक छोटे से फैसले की गड़बड़ी से हो सकती है. तो वहां हम विल को ध्यान से बनाते हैं. हम देखते हैं कि अगर आपका एक बच्चा इस कंट्री से बिलीव नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, उसकी जिंदगी दूसरी जगह चल रही है और एक बच्चा अलग रह रहा है, तो आप उसे फ्लैट दे रहे हो तो दूसरे को मनी दे जाओ, उसको आप बैलेंस कर सकते हो. या फिर आप ये लिख सकते हो कि ये फ्लैट किसी को नहीं मिलेगा, जब भी मेरा डेथ होगा ये बिकेगा, बिकने पे जो पैसा आएगा दोनों को आधा आधा कर लेना है, सिंपल. तो आपको अनडिस्प्यूटेबल विल बनानी है. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्ट्रक्शन बेस्ड विल कंटेंट लाइक ये नहीं चलती. अमित विल पे मंथली रेंट टू आलोक. अब ये स्टेटमेंट विल का सबसे गंदा स्टेटमेंट है. अमित आलोक को रेंट देता रहेगा, कब तक देगा, कौन सबूत लेगा, कौन कोर्ट ऑफ लॉ आके चेक करेगा कि वो दिया कि नहीं दिया, दोनों में गोलीबारी होती रहेगी और आपने एक ऐसी डिस्प्यूट छोड़ दी जो कभी जिंदगी में नहीं हो सकती. सो ऐसा लाइन नहीं लिखना है. पेमेंट इंस्ट्रक्शन नहीं देके जाना है कि मेरा बेटा 1 लाख मंदिर में दान देगा मेरे बाद. अरे वो कौन सी मंदिर में देगा, देगा तो उसकी रसीद कहां से आएगी, कौन उस रसीद का प्रूफ देखेगा. ये इस तरह की स्टेटमेंट विल के पार्ट नहीं हो सकते. आपको ज्यादा से ज्यादा करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कर दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो और लिख दो कि म्यूचुअल फंड के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस फंड में जो पैसा लगा है इसकी जो कुछ भी वैल्यू होगी वो वैल्यू टोटल अयोध्या के मंदिर में दे देना. तो दैट गोज वेल. आपको जो क्लैरिटी से करना है वो क्लैरिटी से करना है दोस्तों. तो यही सब जो बेसिक चीजें हैं इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है. और हमसे संपर्क करने के लिए आप लोग को आइडिया है, ये कंपनी का नाम इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड है. मेरा नाम अभिनेश कुमार, मेरी टीम में मेरे को पार्टनर को फाउंडर मोहित गुप्ता, अमित सक्सेना, तरुण, ज्ञानेश, नितिका, अंजलि, पूजा, इन सब से आप बातें करते हो. किसी को भी कॉल करो. सेंट्रल नंबर हमारा 9307218766. ईमेल कुछ भी करें help@infinity.com पे, ये डिवाइड हो जाती है जहां भी जानी है, जिसके पास भी आप जिसको भी लिखना चाहते हैं.
और infirupi.com तो खैर आप जानते ही हैं, यहाँ विज़िट करें और हमारे और भी सर्विसेज यहाँ पे इवेलुएट करें. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू.